रूसी ड्रोन अटैक में यूक्रेनी टैंक तबाह हो गया है। यूक्रेनी T-80U टैंक रूसी हमले में तबाह हो गया है। ड्रोन हमले के बाद टैंक में आग लग गई। देखिए वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। DPR इलाके में यूक्रेनी टैंक पर हमला हुआ है। तो डोनेस्क में रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूसी सेना पर अटैक किया है। वॉर फ्रंट पर रूसी सैनिकों को बनाया है निशाना। पिन पॉइंट हमले में रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। सब तस्वीरें भी सामने आई है किस तरह से यह जबरदस्त हमला किया गया रूसी ठिकानों पर। और वहीं रूसी सैनिकों का यूक्रेनी ड्रोन पर हमला हुआ है। रूसी सेना ने ड्रोन पर की अंधाधुंध फायरिंग। रूसी सैनिकों का यूक्रेनी ड्रोन पर हमला हुआ है। रूस की सेना की ओर से ड्रोन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। इधर यूक्रेन के सैन्य गोदाम पर भीषण हमला। सूमी में वेपन स्टोर में धमाका हुआ है। रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन के विस्फोटक तबाह हो गए। और वहीं इजरायल और लेबनान का युद्ध किसी भी वक्त महायुद्ध में बदल सकता है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इजरायल की सेना चुन चुनकर लेबनान के अलग अलग इलाकों को निशाना बना रही है। हिजबुल्लाह के नेटवर्क और ठिकानों को तबाह करने के लिए IDF ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। इजरायल की सेना नईम कासिम की तलाश में ऑपरेशन भी लॉन्च कर चुकी है। उधर हिजबुल्लाह भी इजरायल पर जवाबी हमला करने से पीछे नहीं हट रहा। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायल के शहरों को टारगेट कर रहे हैं। ड्रोन और रॉकेट से इजरायली सेना के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। IDF के ताबड़तोड़ हमले जारी है। बेरूत में भारी तबाही मची है। एक के बाद एक बारूद से कई हमले किए गए हैं। बम वर्षा की गई है। हिजबुल्लाह का जवाबी हमला। IDF पर हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया है। तो इजरायली हमलों से दहला लेबनान। बेरूत पर इजरायल का हवाई हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया। इजरायल के हमले में 5 की मौत, 28 घायल। तो पिन पॉइंट ये हमला हिजबुल्लाह के ठिकाने को टारगेट किया गया और ये जानकारी सामने आ रही कि हिजबुल्लाह के इस ठिकाने पर जो हमला किया गया उसमें 5 की मौत हुई है, 28 घायल हुए। तो बेरूत पर विध्वंसक हमला इजरायल का, क्या बड़ी जानकारी सामने आ रही है इन हमलों को लेकर। तो IDF का ये बड़ा एक्शन सामने आया है और मिसाइल अटैक किया गया है, ड्रोन से हमला किया गया है। सेंट्रल बेरूत और दक्षिण बेरूत को निशाने पर लिया गया है। दाहिया को भी दहलाया है। IGF ने हिजबुल्लाह मुख्यालय पर हमला किया गया है IDF की तरफ से, इजरायल की तरफ से, और हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। IDF की एयर स्ट्राइक से शहर तबाह हो गया है। भयंकर हमला हुआ है। ये नुकसान की बात करें तो 5 की मौत हुई है, 28 लोग जख्मी हुए हैं। IDF के बारूदी प्रहार में 48 घंटे में 3 बड़े हवाई हमले किए गए हैं। जरूरी बातें, लेबनान की सरकार के मुख्यालय के पास ये हमले किए गए हैं, ये अटैक किया गया। मध्य बेरूत में कई इमारतों को निशाना बनाया गया, कई बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया है इन हमलों में। और अगली अहम खबर है, लेबनान के व्यापारिक केंद्र पर इजरायल का हमला हुआ है। नाबातिया शहर पर इजरायल की भीषण एयर स्ट्राइक हुई है। इजरायली सेना ने रिहायशी इलाकों में बॉम्ब गिरा है। इजरायली हमले में 2 लोगों की मौत की खबर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये बड़ा हमला किया गया है और इस हमले में चारों तरफ विस्फोट की आवाज सुनी जा सकती है। जोरदार धमाका हुआ, चारों तरफ धुआं ही धुआं छा गया। इजरायल का यह हमला था जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। रिहायशी इलाकों पर यह अटैक किया गया। जी तो लेबनान के व्यापारिक केंद्र पर हमला किया गया है।
नबातिया लेबनान का बड़ा व्यापारिक केंद्र है और स्थानीय व्यापार और रोजगार का मुख्य अड्डा यह बताया जाता है। बाजारों और रिहायशी इलाकों पर हमले किए गए हैं। साथ ही इजरायली हमलों से नबातिया में भारी तबाही मची है। हमले के बाद लोगों में खौफ है और आक्रोश भी फैला हुआ है। और इजराइल पर हिजबुल्लाह का जवाबी हमला भी हुआ है। रॉकेट अटैक से हिजबुल्लाह ने दहलाया। मध्य इजराइल को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने भी बदले की कार्रवाई के तहत ये जवाबी हमले किए गए हैं और मध्य इजराइल को हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट से निशाना बनाया है। तो कहां हमला हुआ है, जरा उन जगहों पर भी गौर करें। तो शफारम में हुआ है, तेल अवीव पर हमला हुआ है और हाइफा पर हमला किया गया है। कुछ बड़ी बातें, इजराइल के अलग अलग शहरों पर हमला किया गया है। रिहायशी इलाकों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। रॉकेट और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए गए और खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचे, उसको निशाना बनाया गया है। और वहीं लेबनान से इजराइल पर भीषण हमला बोला गया है। रमत गन पर हिजबुल्लाह का मिसाइल अटैक हुआ। मिलिट्री ठिकानों को किया गया टारगेट। तो रमत गन पर हिजबुल्लाह का मिसाइल अटैक हुआ है। कहा जा रहा है मिलिट्री ठिकानों पर यह हमला किया गया है। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लेबनान से इजराइल पर भीषण हमला हुआ है और ये देखिए रमत गन का इलाका है जहां हिजबुल्लाह ने किया है मिसाइल अटैक। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। सुमित, इस हमले में हमने ये देखा कि हिजबुल्लाह ने मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया और उसके बाद हमला किया गया। क्या अब हिजबुल्लाह इसी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है कि मिलिट्री और जो हथियार है आईडीएफ के, सबसे पहले उसे तबाह किया जाए? देखिए, बिल्कुल पिछले 3 दिन से लगातार हिजबुल्लाह का टारगेट रहा है, वो ना सिर्फ हाइफा का इलाका आप कह सकते हैं, बल्कि ये सारे इलाके अपर गलीली और बाकी इलाके हैं जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट लोकेशंस है नॉर्थ ऑफ इजराइल। और यही वजह है कि पिछले 3 दिनों में कभी 50, कभी 30, कभी 40 ऐसे रॉकेट हिजबुल्लाह की तरफ से दागे जाते रहे हैं। खास बात ये भी मैं आपको बताऊं कि लगातार भले ही इजराइल दावा करता हो कि बड़े एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, लेकिन अभी भी हिजबुल्लाह के अटैक्स रुक नहीं रहे। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि हिजबुल्लाह को पूरा सपोर्ट जो है वो सीरिया के कई इलाकों से मिल रहा है, कई जगहों से वो वहां से भी लगातार इजराइल पर अटैक कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इजराइल के लिए चुनौती लगातार नॉर्थ ऑफ इजराइल में बढ़ती जा रही है, क्योंकि ना तो हिजबुल्लाह के अटैक रुक रहे हैं और ना ही जो उनके एयर डिफेंस मैकेनिज्म है सभी अटैक्स को, ज्यादातर बड़े अटैक्स को पूरी तरीके से रोकने में सक्षम हो पा रहे हैं। जी सुमित, हमारे साथ आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। और देखिए, उत्तरी गाजा पर इजराइल के हमले जारी हैं। इजराइल की सेना उत्तरी गाजा में लगातार हमले कर रही है। उत्तरी गाजा के बेत लाहिया में हुए इजरायली हमले में 30 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल का कहना है कि उत्तरी गाजा में हमास के लड़ाके फिर से एक्टिव हो रहे हैं और इजराइल की सेना पर हमले कर रहे हैं और इस वजह से ये फ्रेश अटैक किए गए हैं। तस्वीरें आप देखिए इन हमलों की। उत्तरी गाजा पर जो अटैक किया गया है और दावा यह किया जा रहा है कि यहां पर फिर से जमा हो रहा है हिजबुल्लाह के लड़ाके। अब तक के जो हमले हुए उसमें 30 की मौत का दावा किया गया। गाजा के बेत लाहिया में आईडीएफ का हमला और देखिए हमास के ठिकानों पर आईडीएफ ने निशाना बनाया है। इजरायली हमले में हमास के लड़ाके मारे गए हैं। तो इजराइल का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। नॉर्थ गाजा के बेत लाहिया में बड़ा हमला किया गया। आईडीएफ ने ताबड़तोड़ बमबारी की है जिसमें 30 से ज्यादा की मौत हुई है। बड़ी बातें क्या है, हमास के ठिकानों पर हमला किया गया है, हथियारों का जखीरा तबाह हुआ है। गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है और हमास के लड़ाकों को मार गिराया गया है। तो हमास के लड़ाके एक बार फिर से जमा हो रहे हैं, इस दावे के साथ ये नए हमले किए गए। और वहीं नॉर्थ गाजा में इजरायली सेना पर हमला हुआ है। अल-कस्साम ब्रिगेड का इजरायली सेना पर हमला। अल-कस्साम ब्रिगेड ने जारी किया है वीडियो। सुमित चौधरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हैं। सुमित, ये दो बातें देख रहे हैं, एक तरफ तो हिजबुल्लाह पर लगातार आईडीएफ के हमले जारी हैं और कोशिश ये हो रही है कि उनके ठिकानों को, सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया जाए, लेकिन हमास का फिर से एकजुट होना, इलाकों में जमा होना, उन लड़ाकों को फिर से निशाना बनाने की कोशिश, ये क्या संकेत है? क्या रीग्रुपिंग की कोशिश चल रही है हमास की तरफ से फिर से?
देखिए बिल्कुल, इस समय अगर आप देखें कि कई बड़े अपडेट लगातार आपको ना सिर्फ गाजा बल्कि हिजबुल्लाह दोनों तरफ से मिल रहा है। एक तरफ तो लगातार बड़े एयर स्ट्राइक से इजराइल दावा कर रहा है कि हमने पूरी तरीके से हमास की या फिर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। दूसरा अपडेट ये चल रहा है कि सीज फायर को लेकर दोनों के बीच में, दोनों तीनों पार्टीज के बीच में लगातार बातचीत चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इस बातचीत के दौरान रीग्रुपिंग या फिर आप कह सकते हैं रिवाइवल ऑफ बोथ दी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी चल रहा है। अगर आप देखें कि हमास एक आइडियोलॉजिकली फैक्टर से लगातार अपने आप को रीग्रुपिंग कर रहा है। अभी भी आप मानिए कि रवि की अभी भी जब इजराइल इन जगहों को लगभग आप मानिए कि गाजा की 80% से ज्यादा इमारतों को, 80% से ज्यादा लोकेशंस को पूरी तरीके से बर्बाद कर चुका है, तब भी हमास की तरफ से इस जगहों से लगातार रॉकेट लॉन्चर्स दागे जा रहे हैं। तो आप मानिए कि ऐसा नहीं है कि हमास पूरी तरीके से खत्म हो गया है। इजराइल कोशिश कर रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ इन इलाकों को आप कह सकते हैं कि थोड़ी दिन के लिए साफ कर दे, लेकिन रीग्रुपिंग हमास कर रहेगा आइडियोलॉजिकली भी और आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लेवल पर भी। और यही वजह है कि अभी मोटे तौर पर हमास के कई ऐसे कैडर्स हैं जो लगातार आप कह सकते हैं कतर से या फिर दूसरे इलाकों से लगातार उनको ना सिर्फ कमांड एंड कंट्रोल कर रहे हैं, बल्कि उनको लगातार जो सैन्य मदद है वो चोरी छिपे कई लोकेशन से मदद भी पहुंचाई जा रही है। रवि, शुक्रिया सुमित आपका हमसे जुड़ने के। दिल्ली एनसीआर पर कोहरा और प्रदूषण का डबल अटैक हुआ है। प्रदूषण से गैस चैम्बर बन गई है दिल्ली। खराब हवा की वजह से लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। अगले 5 दिनों तक प्रदूषण से नहीं मिलेगी राहत। देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह की भी तस्वीर हमने दिखाई और रात की भी तस्वीर दिखाई। धुंध छाया हुआ है और ये प्रदूषण का धुंध है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। शालिनी वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी सहयोगी लाइव, उनका रुख करेंगे। शालिनी, दिनों दिन AQI जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आगे मौसम विभाग ने क्या कहा है? क्या इसी तरीके से फॉग जारी रहेगा पॉल्यूशन का, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बताऊं अभी फिलहाल जो हालात हैं उससे और ज़्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल सुधरने की कोई स्थिति नहीं है। कारण सिर्फ ये है कि हवा की जो गति है उसकी स्पीड जो है वो कम होने वाली नहीं है। ये मौसम विभाग का अनुमान है। उसका कहना हवा की गति इसी तरह से रहने की वजह से फॉग और उसके साथ ही साथ स्मॉग, ये दोनों का अटैक दिल्ली वालों पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही जो है सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। और स्मॉग की अगर स्थिति अगर बात करें तो आप तस्वीरों में देखिए अक्षरधाम से, मैं जहाँ पर हूँ अक्षरधाम मंदिर देखिए, आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि स्मॉग भी आज भी बहुत ज़्यादा है और लगातार जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की हवा लगातार खराब हो रही है। और अगर मैं बात करूं दिल्ली को लेकर ही, तो दिल्ली में जो हालात अभी बने हुए हैं, इसी वजह से स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऑफिसेस सबके समय, स्कूल कॉलेज तो फिलहाल बंद है, ऑनलाइन कर दिया गया और ऑफिसेस का टाइम भी बदल दिया गया है। तो कितना कुछ बदलाव करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों की सांसों पर संकट है इस वक्त। और अगर मैं दूसरी स्थिति में अगर बात करूं तो मौसम फिलहाल इसी तरह से रहेगा, इसलिए लोग तैयार हो जाएं। इसी तरह से फिलहाल 1 हफ्ते तक रहने के लिए, इसी तरह से जीने के लिए तैयार हो जाए। कोई बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है, इसलिए जहां तक हो सके घर में रहें, बाहर न जाएं। डॉक्टर्स भी ये बात बोल रहे हैं। ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है दिल्ली में, लेकिन फिलहाल उसका असर होता नहीं दिख रहा है। इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कि ग्रैप 4 की जो वो सख्ती है उसको ठीक से लागू किया जाए, सख्ती से उसको लागू किया जाए ताकि कुछ उसका असर दिखे। क्योंकि अगर सख्ती नहीं होगी तो फिर आप जो हालात बने हुए आज भी तमाम इलाके सख्ती से अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो हालात ऐसे ही बने रहेंगे। शुक्रिया आपका शालिनी, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर ब्राजील में आयोजित G20 समिट से जुड़ी हुई। पीएम मोदी ने G20 समिट में बैक टू बेसिक्स, मार्च टू फ्यूचर का मंत्र दिया। वैश्विक संस्थाओं में सुधार की वकालत की। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम को प्रासंगिक बताया है। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर समेत कई राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय बात की। तो G20 में पीएम मोदी का संबोधन, 5 बड़ी बातें क्या रही इस संबोधन से जुड़ी हुई बिग वॉल के माध्यम से वो हम आपको बता रहे हैं। G20 समिट में पीएम का संबोधन, पहली बड़ी बात, भूखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता के लिए
ब्राजील की पहल का समर्थन किया प्रधानमंत्री मोदी ने। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य इस समिट में भी उतना ही प्रासंगिक है, ये दोहराया है प्रधानमंत्री ने। तीसरा अहम पॉइंट, अहम बिंदु, G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल कराया। बाकी प्रशासनिक संस्थानों में ऐसे ही सुधार की जरूरत बताई उन्होंने। चौथा, जंग की वजह से दुनिया में खाद्य पदार्थ, तेल और उर्वरक संकट है। ग्लोबल साउथ पर सबसे ज्यादा इसका असर नजर आ रहा है। और पांचवा यह कि G20 की चर्चा तभी सफल होगी जब हम ग्लोबल साउथ की चुनौती और प्राथमिकताओं पर ध्यान दें, उसका ध्यान रखें। तो प्रधानमंत्री के संबोधन की 5 बड़ी बातें। और वहीं G20 समिट के पहले दिन पीएम मोदी और दुनिया के बाकी वर्ल्ड लीडर्स वेन्यू पर पहुंचे। ब्राजील राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा और उनकी पत्नी ने मेहमानों का स्वागत किया। समिट के दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बाइडेन से मिलकर हमेशा खुशी मिलती है। पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात हो सकती है। और पीएम मोदी ने G20 समिट से अलग कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी मुलाकात की है। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पीएम मोदी ने कहा कि रियो डी जेनेरियो में पीएम स्टारमर के साथ बेहद सार्थक बैठक हुई। भारत के लिए यूके के साथ व्यापारिक रणनीति साझेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पीएम ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहरस्टोर, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की है। और पीएम मोदी आज G20 समिट के तीसरे सत्र में शामिल होंगे, जिसका विषय है सतत विकास और ऊर्जा संक्रमण। इसके साथ ही पीएम मोदी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम मोदी आज ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे।